जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज चर्चा इस बात की करते हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कर रहे हैं, क्या ये सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं? और देश के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये देश के लिए उचित है जो वो कर रहे हैं, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, वास्तविकता यह है, हमारे देश की जिस प्रकार का एक पूरे देश का नक्शा है, और ये एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व के अंदर जो इस प्रकार से है, जहां पे बहुत सारी भाषाएं हैं, ऐसी भाषाएं हैं जो हम एक दूसरे की नहीं समझ सकते। तमिल नहीं समझ सकते, तेलुगु, मलयाली, वो हिंदी नहीं समझ सकते, मराठी। तो हर क्षेत्र की अस्मिताएं हैं, जो कि क्षेत्रीय अस्मिताएं वहां के लोगों से जुड़ी हुई हैं। अब इस देश को चलाना, मानी बात है कि दो तरह के विकल्प हैं। एक तो इस देश को ऐसे चलाया जा सकता है जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया, सरदार पटेल ने चलाया, कांग्रेस ने चलाया। उसमें उन्होंने कहा कि हमको सबको समेट कर साथ चलना है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करेंगे, हम तमिल तेलुगु की बात नहीं करेंगे, हम क्षेत्रीय अस्मिता की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं उनको हम स्थान देंगे, उनको महत्व देंगे। और किसी को भी ये न लगे, किसी धर्म वाले को ये न लगे, किसी जात वाले को ये न लगे, किसी क्षेत्र वाले को ये न लगे कि उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। एक विकल्प तो ये था। अच्छा, दूसरा विकल्प ये था कि क्षेत्रीय भावनाओं और क्षेत्रीय अस्मिताओं की चीजों को बढ़ाया जाए, और उसके बाद लोगों को क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे एकजुट किया जाए और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। अच्छा, ये तो बिल्कुल मानने में किसी को कोई समस्या नहीं होगी कि अगर क्षेत्रीय अस्मिताएं आपस में टकराएंगी तो देश का नुकसान होगा। अगर उत्तर भारतीय लोग तमिलनाडु के अंदर जाएंगे और वहां तमिल बोलने वाले उनकी हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे, या महाराष्ट्र के अंदर मराठी मानुस हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे, और दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट वालों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इससे देश कमजोर होगा। इसको तो समझना सबके लिए बहुत आसान है। तो एक तो हो गया राष्ट्रहित, जो कांग्रेस ने अपनाया, शुरू से अपनाया, और शुरू शुरू में भारतीय जनसंघ ने भी उसको अपनाने का प्रयास किया। और इसीलिए एल.के. आडवाणी साहब ने एक बार कहा था कि या तो हमें वोट दो, नहीं तो कांग्रेस को वोट दे दो। उसके पीछे का रहस्य क्या था, उन्होंने ये बात क्यों कही थी? क्योंकि शायद अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी और उस जमाने के जनसंघ के नेता ये जानते थे कि राष्ट्रहित में क्या चीज है। लेकिन राष्ट्रहित एक चीज है और राजनीतिक हित एक चीज है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद और पिछले 11 साल के अंदर मोदी जी के उदय के बाद, अमित शाह जी के उदय के बाद, यह समझा गया कि राष्ट्रहित की तुलना में राजनीतिक हित ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने जो आरएसएस के विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यकता है कि धर्म आधारित राजनीति की जाए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा कहा गया कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। जबकि हम जैसे लोगों का कहना यह था कि धर्म एक अलग चीज है और राजनीति एक अलग चीज है। राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मैं धार्मिक हूं, आप धार्मिक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका राजनीतिक उपयोग अगर आप करेंगे तो देश कमजोर होगा। ये दो तरह की विचारधाराएं थी। अच्छा, इस भ्रमजाल के अंदर कांग्रेस फंस गई। जब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को आगे बढ़ाया, हिंदू क्रिश्चियन के नैरेटिव को आगे बढ़ाया, तो मानी बात है कि देश के अंदर अगर 84% हिंदू हैं और मुसलमान 12% है और बाकी आधा आधा 1-1% बाकी धर्म के लोग हैं, तो अगर ये मैसेज दे दिया जाए जनता को और हिंदू जनता को कि हम हिंदू राष्ट्र का गठन करना चाहते हैं और बाकी धर्म वालों को अगर देश के अंदर रहना है तो उनको हिंदू धर्म को
बड़ा भाई मानना होगा और उनके अनुसार चलना होगा। आपने बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट सुने होंगे कि मेजॉरिटी की बात तो माइनॉरिटी को सुननी ही पड़ेगी। इससे क्या हुआ कि राजनीतिक लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को हो गया, क्योंकि जहां 84% 85% एक धर्म के लोग हों, और अगर ये इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाए कि कांग्रेस, आरजेडी, सपा, ये सारी पार्टीज ऐसी हैं, कम्युनिस्ट, ये सारी पार्टीज ऐसी हैं जो कि मुसलमानों की बात करती हैं, हिंदुओं की बात नहीं करती, तो मानी बात है कि 14-15% वोट से अगर 100% वोट भी मिल जाए तो किसी भी चुनाव को जीतना असंभव है। और पिछले 11 साल से यही हो रहा है। देश कितना कमजोर हो रहा है वो आपके सामने है। आपको पता है कि ये राष्ट्रहित में नहीं, लेकिन हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ, सपा के साथ समस्या ये आई कि अगर वो मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरोध न करें तो मुसलमान ओवैसी साहब जैसे लोगों के साथ चले जाएं, ऐसे मुसलमान संगठनों के साथ जिनके पार्टी के नाम ही के अंदर मुसलमान है, तो मानी बात है कि उसमें कोई वोट ऐसा होगा 14-15% में जो डाइवर्ट होके ओवैसी साहब के पास चला जाएगा। हिंदू वोट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम हिंदू हित रक्षक बनने का प्रयास करेगी, तो हिंदुओं के वोट उसके पास चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। और अगर मुसलमानों की बात करेगी तो कांग्रेस, आरजेडी, सपा के लिए मुश्किल है, और नहीं करेगी तो मुश्किल है। क्योंकि अगर करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव कि देखिए कांग्रेस, सपा और आरजेडी जो है ये मुसलमानों की बात करती हैं, हिंदुओं की बात नहीं करती। अगर राष्ट्र हित में वो अल्पसंख्यकों के हित में बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अपने आप फायदा हो जाता है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर मुसलमान वोट उधर चला जाता है। और हिंदू ये समझता है, बहुत बड़ा हिंदू वर्ग ये समझता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिंदू के लिए खुल के बोलती है, और बाकी लोग, शायद भारतीय जनता पार्टी सही कहती है कि कांग्रेस, आरजेडी और सपा ये हिंदुओं के रक्षक नहीं। जबकि जितने भी बड़े नेता सपा, आरजेडी और कांग्रेस के हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। लेकिन इसके बावजूद जो नैरेटिव है, तो देश की ऐसी जनता जो भोली भाली जनता है, जो धर्म को हर चीज से ऊपर रखती है, कई बार तो वो देश के ऊपर भी धर्म को रख देती है, वो भ्रमित हो जाती है, दिग्भ्रमित हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल जाता है। अब आते हैं अपने ओरिजिनल मुद्दे पे। क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ठीक कर रहे हैं, या अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं, या आरजेडी जो एमवाई और बाप की बात कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं? क्योंकि देखिए बिहार के अंदर ये बात बिल्कुल पक्की है कि ये बीजेपी ने भी प्रोजेक्ट किया, और शुरू में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने भी गलती की कि उन्होंने असली तवज्जो जो दिया वहां पे मुसलमान और यादवों को दिया, जो 32-33% लोग हैं। तो इनका वोट तो इनको मिला, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको एमवाई की बात करके प्रोजेक्ट किया तो बाकी लोग कंसोलिडेट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। उत्तर प्रदेश में भी शुरू में यह हुआ कि अखिलेश यादव को भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि एमवाई वाले लोग हैं, और मानी बात है कि बिहार से कम संख्या में यादव कंसोलिडेशन है, मुसलमान जरूर काफी हैं, लेकिन एमवाई के प्रोजेक्शन से भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी चतुरता से किया, अखिलेश यादव को भी एमवाई का रिप्रेजेंटेटिव बता दिया और बाकी लोगों को कंसोलिडेट करके। और आपने देखा कि संजय निषाद हों, अनुप्रिया पटेल हों, ओपी राजभर हों, जो ओबीसी जात के छोटी दल हैं, उनको अपने साथ मिला के उन्होंने नॉन यादव लोगों को कंसोलिडेट किया। और क्योंकि ओबीसी की संख्या करीब 50% है हर प्रदेश के अंदर, करीब करीब उसका फायदा उठाया। यही उन्होंने हरियाणा के अंदर किया कि कांग्रेस को प्रोजेक्ट कर दिया मुसलमान और जाटों की पार्टी, और बाकी लोगों को कंसोलिडेट करके फायदा उठा लिया। तो अब खैर अखिलेश यादव ने पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया, और उसमें जो शाक के लोग हैं, जो पासी समाज के लोग हैं, और जो कुर्मी समाज के लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, उनको टिकट देके इस भ्रांति को दूर किया, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें अखिलेश यादव को मिली। और ये तेजस्वी यादव ने भी किया। अपने जो 4 सदस्य उनके लोकसभा के अंदर जीते, उसका जो नेता उन्होंने बनाया वो कुशवाहा जाति का बनाया।
अखिलेश यादव ने भी जो आजमगढ़ के अंदर यज्ञ कराया वो कुशवाहा इसीलिए कि जो नैरेटिव है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव यादवों के और मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव है, उसको तोड़ने के लिए एक बड़ा कौम कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य इन लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन वाली चीज है उसको तोड़ा जा सके। अब देखिए समस्या क्या है, अपोजिशन के पास विकल्प क्या है, आरजेडी, सपा, शिवसेना, इनके पास विकल्प क्या है, स्टालिन के पास विकल्प क्या है, डीएमके के पास विकल्प क्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव जिसको बढ़ाने में गोदी मीडिया में पूरी तरह से उनकी मदद करती है और एक छोटे छोटे स्टेटमेंट को उछालकर जो दिखाने का प्रयास करती है कि देखिए अपोजिशन पार्टीज तो मुसलमानों की बात करते हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुओं की बात करते हैं, इसको प्रोजेक्ट करके जो एक भ्रांति फैलाई है, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एकमात्र विकल्प इन लोगों के पास ये है। जैसे तमिलनाडु के अंदर स्टालिन ने पेरियार को मानने वाले और नॉन सनातनी लोगों को कंसोलिडेट किया, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जो पेरियार को मानने वाले हैं या वहां पे जो ओबीसी और दलित कंसोलिडेशन है वो बहुत ज्यादा है, और सवर्णों और दलित ओबीसी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, जिसका फायदा स्टालिन ने उठाया, डीएमके ने उठाया। और कांग्रेस जो बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी तमिलनाडु के अंदर, आज की तारीख पे वो इसलिए सीट जीतती है कि वो स्टालिन के साथ है, वरना एआईडीएमके और डीएमके के बीच में लड़ाई होती है। इसी प्रकार से अखिलेश यादव ने भी पीडीए की बात की, इसी प्रकार से तेजस्वी यादव ने भी ओबीसी की बात की। इसीलिए राहुल गांधी को भी अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, उन्होंने संविधान बचाओ और ओबीसी और जातीय जनगणना की बात की। अब अगर देखिए, ये बिल्कुल शुरू में मैं जैसे कह चुका हूं, इन चीजों का अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे या ओबीसी कंसोलिडेशन की बात करेंगे या पीडीए कंसोलिडेशन की बात करेंगे या मराठी मानुष के कंसोलिडेशन की बात करेंगे, तो देश के अंदर विभाजन तो होगा, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान नैरेटिव को जनता तक नीचे इतना पहुंचा दिया है कि आपको अगर अपने राजनीतिक वजूद को बचाना है तो उस चीज को तोड़ना है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो पिछले 20 साल से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, हालांकि बाला साहब ठाकरे के राज ठाकरे भतीजे हैं, उद्धव ठाकरे बेटे हैं, लेकिन इनकी वजह से जो मराठी मानुष का वहां के अंदर एक नैरेटिव था महाराष्ट्र के अंदर, जो बाला साहब ठाकरे ने बहुत ज्यादा उठाया था और जिसकी वजह से शिवसेना बहुत ज्यादा कमजोर हुई थी, दोनों के आने से और हिंदी के अगेंस्ट और बिहार उत्तर प्रदेश वालों के अगेंस्ट जो उन लोगों ने वहां उनके कार्यकर्ताओं ने करना शुरू किया है, राष्ट्रहित तो नहीं है, देश के लिए तो फायदेमंद नहीं है, लेकिन ये केवल एक चांस देता है, रणनीतिक चांस देता है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को पॉलिटिकल स्फीयर में वापस लौटने का, क्योंकि वहां पे बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और बीएमसी के चुनाव मुंबई के अंदर होने वाले हैं और वहां पे मराठी मानुष बहुत ज्यादा हैं। इसलिए इसका फायदा उठाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव जो हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने का है उसको तोड़ने के लिए इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं। यही कांग्रेस के साथ समस्या रही, शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ ये समस्या रही कि वो जब कांग्रेस के साथ आए, क्योंकि उस नैरेटिव को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस जो है सेकुलरिज्म की बात करती है, और सेकुलरिज्म आपने देखा संविधान के अंदर भी संशोधन का विरोध करने की बात हुई, इंदिरा जी ने क्यों किया और संविधान को सेकुलरिज्म को हटाया जाए, इसका माने सेकुलरिज्म को एक गाली की तरह यूज किया गया, वरना सेकुलरिज्म की अगर आप शब्दकोश भाषा देखेंगे तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए, सेकुलरिज्म भी होना चाहिए और सोशलिज्म भी होना चाहिए। लेकिन जो भी सेकुलरिज्म की बात करे, जो भी सर्वधर्म समभाव की बात करे, जो भी सब धर्मों के अंदर एकता अखंडता की बात करे, उसको ऐसे जैसे वो हिंदू धर्म के खिलाफ है जो प्रोजेक्ट किया था, उसके तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ने जो किया, या स्टालिन ने जो डीएम किया, या जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, या जो सपा ने किया और जो आरजेडी ने किया, ये मानी बात है कि राष्ट्रहित में तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि करनी सबको ये बात चाहिए थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात करनी चाहिए थी कि वी इंडियंस 142 करोड़ इंडियंस शुड लिव पीसफुली हैविंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। लेकिन आपसी सद्भाव को तोड़ने के लिए जिस खूबसूरती से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान नैरेटिव को यूज करके किया, उसका विकल्प उद्धव ठाकरे राज ठाकरे, स्टालिन
और बाकी क्षेत्रीय दलों को, क्षेत्रीय दलों ने उसका फायदा उठाया, अकाली दल ने उठाया था, अब तो शायद वो खत्म प्राय हो गया है। और वेस्ट बंगाल के अंदर बंगाली अस्मिता को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने, और जहां हिंदू मुसलमान कंसोलिडेशन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, ममता बनर्जी मुस्लिम अस्मिता की बात, बंगाली अस्मिता की बात करके उसका विरोध करके वहां पे बंगाली मेजॉरिटी को अपने साथ कंसोलिडेट कर लेती हैं और फायदा उठा लेती हैं। तो एक तरफ तो बात यह है कि जहां पे धर्म की अस्मिता और क्षेत्रीय अस्मिता का उपयोग, मानी बात है कि राष्ट्र हित में नहीं है, देश को कमजोर करता है, लेकिन या तो भारतीय जनता पार्टी भी उस विधा को छोड़े, उस स्ट्रेटेजी को छोड़े, अपोजिशन वाले भी छोड़ें, और जो मूल विचार है जिसमें 142 करोड़ लोग सेकुलर और सोशलिस्ट कंट्री के अंदर रहें और उसी विचारधारा को मान के चलें, ये राष्ट्र हित में तो है, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी के ना क्षेत्रीय दलों के, ये राजनीतिक हित में है। तो राष्ट्रीय हित और राजनीतिक हितों के बीच में जिस प्रकार का संघर्ष चल रहा है उसी को हम देख रहे हैं। इसीलिए अलका अडवाणी ने कहा था या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, लेकिन उन्होंने अपने हित में कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति भी जो है वो भी ठीक नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। और आज भारत जैसे पूरे विश्व पटल पे अकेला पड़ता जा रहा है, पिछले 11 साल से उसके पहले नहीं पड़ा था, क्योंकि हमने फिलिस्तीन का भी समर्थन किया था। इसीलिए मुस्लिम पूरी ब्रदरहुड में हमारा बहुत सम्मान था, मुस्लिम देशों से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन जैसे हिंदू मुसलमान नैरेटिव को भारत के अंदर बढ़ाया तो हमारी मजबूरी बन गई, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गई कि वो इजराइल के साथ खड़ा होता। ईरान का समर्थन देने से उसका लोकल जो नैरेटिव था वो फेल हो जाता, और उसकी वजह से आज मुसलमान देश हमारे साथ नहीं खड़े हैं और उसका एडवांटेज पाकिस्तान को मिल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।